प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी निगरां हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस और साथ ही साथ अब ज़रा बलूचिस्तान और यहाँ सिंध में भी निगरां सेटअप आएगा। सिंध की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जनाब साबिक चीफ जस्टिस मकबूल बाकर साहब को नामज़द कर दिया गया है। कल वो हल्फ भी लेंगे अपने ओहदे का और वो भी बड़े पुरज़्म हैं कि जो ज़िम्मेदारियाँ मिली हैं उसको खुश उसलूबी से वो पूरा करेंगे। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं, अब कुछ सवालात भी उनसे किए गए, कल से वो मीडिया के साथ इंटरेक्शन भी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना, हम ज़रा उनको मामलत या सहूलत कारी दे सकते हैं तो वो हम करेंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि ये इलेक्शंस जिस तरह पाकिस्तान से पार्टी भी चाह रही थी, चाहे वफाक हो या सूबाई सतह पे, तो असम्बलियाँ तो अब ज़ाहिर निगरान सेटअप आहिस्ता आ रहा है, कैबिनेट बन जाएगी। क्या वक्त पे हो सकेंगे या नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कुछ और ख्वाहिश थी। और ख़ास तौर पे जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म आए हैं उनके ऊपर तो सब ने ही वेलकम किया। कुछ सरप्राइज़ था कुछ लोगों के लिए और कुछ जो है वो समझ रहे थे कि इसी तरह का नाम आएगा। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब ताहिर हसन साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं। ताहिर साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया आपका। ताहिर हसन साहब किस तरह देखते हैं, एक तो चूँकि पिछले हफ्ते जब आपसे बात हो रही थी तो उस वक्त तो ज़रा अभी सरप्राइज़ ही था कि कौन आएगा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, निगरान वज़ीर आला, ऐसा ऐसा नाम ज़रा फाइनल हुए। फिर अब सिंध की जब हम बात कर रहे हैं तो मकबूल बाकर साहब आ चुके हैं और सेंटर में ज़रा वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवारुल हक काकड़ साहब। कैसे लगे दोनों नाम अब तक के आपको, और क्या समझते हैं कि नामों के बाद डायरेक्शन भी काफ़ी हद तक मिल गई है कि इलेक्शंस या ये निगरान सेटअप कितना तवील हो सकता है? नहीं देखिए, बात यह है कि शकूक व शुबहात हैं अपनी जगह, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सक्सेसफुली केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट भी हो गया और केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का भी अपॉइंटमेंट हो गया। और दोनों जो अपॉइंटमेंट हैं वो सबसे अच्छी बात यह है कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस की वजह से हुआ है और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मेजोरिटी का मुजाहरा किया, अपने ताल्लुकात को और अपने ज़ाती ताल्लुकात को एक तरफ रख के उन्होंने कौम के मफाद में फैसला किया। और जाहिर है कि ये एक सरप्राइजिंग है और जो नाम सामने आए हैं उस पर लोगों को बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं था कि इतना अननोन और इतना इस तरीके से नाम आएंगे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। और लोग इस बात को भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई मशहूर नाम होगा, या कोई पॉलिटिशियन होगा, या ब्यूरोक्रेट होगा, या कोई रिटायर्ड जज होगा, लेकिन वो उन पर सबसे हट के एक अलग नाम आया है मरकज में प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो वो एक सरप्राइजिंग था। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी शकूक व शुबहात होंगे। हाँ, इलेक्शन के हवाले से ज़रूर बातचीत हो रही है, लोग इस बात के खदशात कर रहे हैं जो कि अमूमन होते रहे, माजी में भी होते रहे, लेकिन माजी में ये भी यही हुआ कि इलेक्शन वक्त पे हो गए और बिल्कुल प्रोसेस जो है कंप्लीट करके हो गया। मुझे बिल्कुल कोई इस तरह का खदशा नहीं है कि इलेक्शन जो है वो डिले हो जाएंगे, इलेक्शन वक्त पे हो जाएंगे। इलेक्शन वक्त पे होंगे, ठीक। इसमें ताहिर साहब एक चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम पिछले हफ्ते जब आपसे बात कर रहे थे आप भी इस चीज़ पे मुत्तफिक थे और मैंने भी कहा था कि बाज़ दफ़ा होता ही है कि जो नाम 12-14 एक साथ ही गर्दिश कर रहे थे कि वो रेस में दौड़ने वाले घोड़े जो जब हम विनिंग पोजीशन पे जा देखते हैं कि विक्ट्री निशान पे कौन सा घोड़ा पहुंचा, तो वो बाज़ दफ़ा वो नहीं होते सियासत के मैदान में, कुछ और सरप्राइज़ नाम आते। तो इसी तरह का नाम इधर भी आया, बिल्कुल किसी को तवक्को नहीं थी। बड़े बड़े जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे, हमारे जर्नलिस्ट जो फॉलो कर रहे थे, तो वो भी बड़े सरप्राइज़ हुए। अब आपको ये लगता है कि चले नाम तो सरप्राइज़ है, लेकिन ये अच्छी बात है कि इवन पीटीआई को भी ये नाम काबिल कबूल है, उन्होंने भी इस नाम का खैर मकदम किया और नॉर्मली ज़रा होता नहीं है। इस बहस में जाए बगैर कि ये नाम किसका था, कहाँ से आया, लेकिन अब आपको लगता है कि ये इलेक्शंस हो जाएंगे, चूँकि टेक्नोक्रेट टाइप का या जो इस तरह का माइंडसेट हम बताया जा रहा था कि कोई इकोनॉमिस्ट होगा, अगर तो इकोनॉमिस्ट निगरान वज़ीर-ए-आज़म होते तो शायद मामला लगता कि नहीं वो 2-2.5-3 साल तक खींचेगा मामला। अब आपको लगता है कि वो 4-6 महीने मैक्सिमम 8 महीने के अंदर अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे? नहीं देखिए, वो बिल्कुल आपकी बात सही है कि टेक्नोक्रेट के बजाय एक बिल्कुल एक नॉर्मल जो है एक शख्स को ला के
बिठाया गया है, जिसका कोई पॉलिटिकल अपना बहुत ज़्यादा एम्बिशन भी नहीं है और कोई एजेंडा भी नहीं है, और वो बिल्कुल सिंपली तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, और जो कुछ बातें वो कर रहे हैं उससे भी अंदाज़ा हो रहा है कि उनके कोई किसी किस्म के एम्बिशन नहीं है। तो हमें इस बात का बिल्कुल वो रखना चाहिए इत्मीनान कि बिला किसी उसके इलेक्शन वक्त पे हो जाएंगे। और चूँकि देखिए असेंबलीज के तोड़े जाने का जो एक प्रोसीजर तय हुआ, और ये बात देखिए, ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि पार्टीज ने रिक्वेस्ट करके असेंबली तोड़वाई है इन टाइम, ताकि वक्त पे इलेक्शन हो सके जी। तो उन्होंने एक अपने ऊपर एक इल्ज़ाम लिया है, वरना तो टेन्योर पूरा हो जाता और असेंबली हो जाती तो आगे पीछे कोई मुश्किल हो सकती थी। लेकिन टेकर प्राइम मिनिस्टर के नाम जो है वो दोनों तरफ से कहीं से भी नहीं आ रहा था, और ये या तो उन्होंने सीक्रेट रखा था, गार्डेड रखा था, और ये बातें तो हो रही थी कि हमको सरप्राइज देंगे, लेकिन इस तरीके का सरप्राइज होगा ये कोई एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था। इसीलिए लोग ये समझ रहे हैं कि ये नाम जो है शायद इनकी केयर टेकर का नाम जो है प्राइम मिनिस्टर का वो ठीक, पॉलिटिकल फोर्सेस की तरफ से नहीं ताहिर आया। साहब, एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है और वो हम वैसे भी बात करते हैं, और अब ऐसा भी कोई मुश्किल काम नहीं है। जो शहबाज शरीफ साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं, आज जहाँ से ये नाम आया है सबको ही पता है। राजा रियाज साहब तो इतनी सोच बचार या इतनी फहम फरासत नहीं रखते कि वो उनको पता चलता कि यार ये सेनेटर साहब भी हैं और वो इतने अच्छे हैं, वो पढ़े लिखे भी हैं, थोड़ा सा फॉरेन अफेयर्स को भी समझते हैं, और वो नाम ले लेंगे इनका। वो हमें भी पता है कि किधर से नाम आया, लेकिन उनके लिए क्या मसला है। जब साबिक जो वज़ीर-ए-आज़म थे और चेयरमैन PTI हैं, वो जब इनकी मर्ज़ी के काम कर सकते थे, शहबाज शरीफ साहब जब उनकी मर्ज़ी के काम कर सकते, तो उनके लिए ये भी शहबाज शरीफ ही हैं, वो जो मर्ज़ी काम बोलेंगे, जैसे बोलेंगे हो जाएगा। देखिए मेरा ख्याल ये है कि हमें अब इन चीज़ों पे जाए बगैर आगे की तरफ जाने देना चाहिए चीज़ों को। किसी के भी नॉमिनी हो, किसी ने भी किया हो, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई कहीं किसी किस्म की बैड इंटेंशन हो सकती है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आई मीन हाँ, ऑब्जेक्शन नज़र नहीं आया ना, यानी नून लीग ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो इट्स मीन के मतलब वो एक मैंगल साहब का ऑब्जेक्शन है कि मुशावरत नहीं हुई। वो भी अगर मुशावरत हो जाती तो शायद वो भी कहते कि ठीक है भाई। जी मेरा ख्याल है उनका भी एक तो छोटा सा एक पॉलिटिकल एजेंडा इशू है, जी जी और उसी बुनियाद पे मैंगल साहब ने इस पर इख्तलाफ किया है। इख्तलाफ नहीं किया बल्कि रिजर्वेशन शो की है। और अब क्योंकि चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं और अब गवर्नमेंट बन रही है, बल्कि बन चुकी है, तो उस पर अब हमें उनको उस तरफ मेरा ख्याल है लेके जाना चाहिए कि इलेक्शन वक्त पे करा दें, ट्रांसपेरेंट करा दें, फेयर करा दें, ताकि लोगों का एक जो इत्मीनान है वो भी बरकरार रहे। और दूसरे ये कि जो मुश्किलात आने वाली हैं वो देखिए, जो भी आने वाले वक्त में मुश्किलात आने वाली हैं वो केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ना हैंडल कर सकती है, ना फैसले कर सकती है। तो हमें एक बाकायदा तौर पे एक मुंतखब हुकूमत चाहिए जो चीज़ों को देखिए। इसके ताहिर साहब, ये तो आप भी हम भी इस चीज़ के हामी हैं कि अवाम मुंतखब करें, नई हुकूमत आए, अवाम के फैसले अवाम ही के मुंतखब करदा नुमाइंदे करें। लेकिन ज़रा उसके ऊपर ग्राउंड रियलिटीज़, और जब हम वो होता है ना केस स्टडी, आप पिछला हिस्ट्री देखते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री कैसी रही है। अभी भी हम यही उम्मीद कर रहे हैं और हमें यकीन है कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर हो जाएंगे। 2-4-6 महीने अगर ऊपर नीचे हो भी जाए तो हालात को मद्देनज़र रखते हुए कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो माहौल बना हुआ है और जिस तरह की बातें हो रही हैं, चीज़ें हैं, मियाँ साहब अब वो कहा जा रहा है कि जी वो भी वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले जो आज सदर अलवी साहब ने 13 बिल वापस वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस भिजवाए, इसके ऊपर ज़रा आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे, तो अब इसके ऊपर निगरान सेटअप क्या अपना इनपुट देगा? क्या ये बिल निगरान सेटअप के पास ये राइट्स हैं कि वो फिर अप्रूव करा के वापस भेजे, चूँकि नुमाइंदगी तो नहीं है असम्बली के अंदर? नहीं, मेरा ख्याल है देखिए, बिल तो असम्बली की तरफ से भेजे जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी भेजे जाते हैं। तो इस वक्त असम्बली मौजूद नहीं है और इसी वजह से गालिबन सदर साहब ने वापस किया है। हाँ। कि अब ये अटेंडेंस में चले जाएंगे और जब नेक्स्ट असम्बली आएगी वो उस पर फैसला करेगी दोबारा भेजने का या रिव्यू करने का या अमेंड करने का, उस वक्त असम्बली को राइट होगा। तो अभी तो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जो रिजेक्ट हुए बिल या जो वापस आए वो कोई केयर टेकर गवर्नमेंट। तो इसी तरह ताहिर साहब, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट से भी वो जो बिल था उसके ऊपर भी जजेस के रिमार्क्स आए और उन्होंने वो उसके ऊपर भी, तो ये आपको नहीं लगता कि कोई बैक एंड पे भी मामला जो है वो कोई इतने अच्छे नहीं है जो हम आप चाह रहे हैं? वो तो चलो ठीक है, तो कहें कोई मामला क्लैश की तरफ जाता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा आपको?
देखिए, ये वाला जो आपने जिक्र किया है जजेस के वाले के बिल का, जी वो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आया है या जो भी रिजर्वेशन आई है, मैं ये समझता हूँ कि ये इस वक्त ना आती तो बेहतर होता, क्योंकि बाकायदा असेंबली से पास होके गया था और प्रेसिडेंट साहब की तरफ से भी हो गया था। लेकिन जी अब ये कि अगर यहाँ जुडिशरी ने इसमें इंटरफेयर किया है तो उसका रीज़न भी देना पड़ेगा उनको, और उनका रीज़न जो भी होगा उस पर आने वाली असेंबली गौर करेगी। और अगर इसमें कहीं कोई ऐसा रीज़न नहीं हुआ जो वैलिड हुआ, तो ये एक अच्छा मेरा ख्याल है जेस्चर नहीं जाएगा, और ऐसा लगेगा जैसे कि बड़ा इदारों के दरमियान जो है तो तनाव है। ताल्लुकात जो है बेहतर नहीं है और तनाव है। तो ये हम इसी मुश्किलात का तो शिकार हैं, हम इसी परेशानियों का तो शिकार हैं कि हम अभी तक अपने मामला जो है वो पॉलिटिकली और पोलाइटली बैठ के हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, डिसेंट अंदाज में बैठ के हम सेटल नहीं कर पा रहे हैं, कानून के आइन के मुताबिक नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें इस पर जाना पड़ेगा। और अब जब कुछ मैं समझता हूँ कि कौमी असम्बली या पॉलिटिकल पार्टीज आइन के तहत काम कर रही हैं और अपना मैंडेट के मुताबिक काम कर रही हैं, तो बाकी अगर इदारे भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम कर लेंगे तो इसमें कोई उनकी कोई तौहीन नहीं होगी, बल्कि मैं समझता हूँ कि उनकी इज्जत तकरीर में इजाफा होगा, इजाफा होगा। और हमें उसी में इजाफा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ये सर, ये हम आप तो बिल्कुल ठीक है, हम अपनी जिम्मेदारी या अपना इनपुट तो देते हैं चीज़ें, लेकिन वो उधर इदारों का भी की अपनी ये कहना है, तो और उनको भी अपने डोमेन में काम करना चाहिए। सर सितंबर की बातें हो रही हैं बार बार, उसमें चूँकि चीफ जस्टिस भी आ जाएंगे, और दूसरी तरफ मियाँ साहब की वापसी की बातें भी हो रही हैं, और साथ ही साथ चूँकि जावेद लतीफ़ साहब तो आपको पता है कि वो इस तरह के फिलर और बातें करते रहते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं, वो कल कह रहे थे कि जी ऐसा मुमकिन नहीं है, जब तक ज़ीरो रिस्क नहीं होगा मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे। तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है या इन्फॉर्मेशन हैं, आपकी इंसाइट्स हैं कि मियाँ साहब वाकई में सितंबर में पाकिस्तान वापस आ जाएंगे? अभी ज़ाहिर निगरान हुकूमत थी, उनके सगे भाई की हुकूमत थी, तो सबसे ज़्यादा कंफर्ट जोन उनका ये था, तो इसमें नहीं आए। तो जब केयर टेकर सेटअप है, फिर ठीक है किसी हद तक चीफ जस्टिस के वाले से बातें हो रही हैं, तो क्या वो ये रिस्क लेने को तैयार हैं? देखिए, बीइंग ए पॉलिटिशियन तो हर बात पे जो है वो आपको तैयार रहना होता है, और लेकिन अपना रोल भी प्ले करते रहना होता है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को तो मारे जाने का खदशा था, बल्कि खदशा क्या था, 100% नज़र आ रहा था, एक अटैक हो चुका था जी उसके बावजूद वो गई और अपने बच्चों से आखिरी बार मुलाकात करके वापस आई और उन्होंने बाकायदा सियासत में हिस्सा लिया। तो उनके भी इल्म में ये था, उनकी फैमिली के भी इल्म में ये था, बच्चे भी उनके जानते थे कि हमारी माँ की जान खतरे में है। लेकिन बीइंग ए पॉलिटिशियन आपको ये रिस्क लेना होता है, आप लीडर हैं, आपको कौम को बताना होता है कि चीज़ों को बहादुरी के साहब आप बिल्कुल दुरुस्त फेस कह रहे करना हैं, होता है। ताहिर साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन बीबी का जो आप बात कर रहे हैं, तो 2008 में यानी 7 में नवाज शरीफ साहब तो इलेक्शन में ही भी हिस्सा नहीं लेना चाह रहे थे, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ही उनको मोटिवेट किया था इलेक्शन के लिए भी, आपको भी याद होगा। दूसरा ये कि मियाँ साहब हमेशा डिसीजन थोड़ा सा देर से लेते हैं, तो राइट टाइम पे वो राइट डिसीजन नहीं ले पाते। और हमने देखा कि जब वो लाहौर आए थे वापस लंदन से, तो उस वक्त भी उनका इस्तकबाल मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी, आपको पता है, उन्होंने भी टाल मटोल से काम लिया। अभी भी जो फैक्ट्स हैं वो यही हैं कि शायद डिवाइड है। बज़ाहिर तो शहबाज शरीफ साहब जाते आते बहुत सारी बातें करके भी गए, तो आपको नहीं लगता कि मियाँ साहब आप हालात वाक़यात देख कर ही फैसला करेंगे? इतना जल्दी अगर वो डिसीजन लेते तो थोड़ा सा पहले ले लेते और इलेक्शंस में चले जाते, जब निगरान सेटअप आया था उनके पास, जब उनके पास PDM के बाद तहरीक अदम कामयाबी के बाद 3 महीने 6 महीने बाद इलेक्शन में चले जाते हो। हाँ, देखिए, ये सारी चीज़ें मुमकिन थी, वो आ भी सकते थे, पहले भी आ सकते थे, और जो भी उनके मामला थे वो क्लियर भी हो सकते थे, लेकिन वो नहीं आए। और गालिबन इस बात के खदशात जो है जाहिर किए जा रहे हैं, वो शायद अपने बहुत सारे लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते, और उसकी वजह जो भी हो वो खुद बता सकेंगे या उनकी पार्टी बता सकेगी। अपने भाई की बहुत सारे लोगों में सगे भाई पे भी ट्रस्ट नहीं है ताहिर हसन साहब। जी हाँ, यही है, और मैं ही समझता हूँ कि ये कोई बहुत अच्छा जेस्चर नहीं है आवाम के लिए, ये कोई अच्छी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और होना यही चाहिए था। आपको मुश्किल फैसले लेने होते हैं, डिसीजन मुश्किल लेने होते हैं, तो ही आप ज़्यादा लीडर कहलाते हैं। तो ये फैसला अगर वो उस वक्त लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। बहुत शुक्रिया ताहिर हसन साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह तारीखें बदली जा रही हैं और जिस तरह बार बार इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं, बाज़ डिसीजंस आपको मुश्किल बाजार लग रहे होते हैं, लेकिन मुश्किल फैसले आपको लेने होते हैं, और यही वो
पहचान होती है एक बड़े लीडर की। 2007-8 की का जिक्र चूँकि ताहिर हसन साहब ने किया, तो उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने डिसीजन लिया। सब ये कह रहे थे कि शायद ऐसा माहौल नहीं बनेगा। ख़ुद उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ भी ये सोच रहे थे कि इतना तो वेलकम नहीं होगा। तो फिर हमने देखा कि सानिया कारसाज बदकिस्मती से हुआ, लेकिन जो जमे गफ़ीर था वो लग रहा था कि एक बड़ी तब्दीली आ रही है पाकिस्तान में, और तब्दीली आई भी। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब सरदार नज़ाकत साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सरदार साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, एक तो निगरान हुकूमत ज़ाहिर बनती जा रही है, वफाकी हुकूमत अभी बनेगी। काकर साहब ने हलफ उठा लिया। सिंध में मकबूल बाकर साहब कल हलफ लेंगे निगरान वज़ीर आला के तौर पे। किस तरह देखते हैं जो काकर साहब का नाम था, बड़ा सरप्राइज़ नाम आया, पाकिस्तान पार्टी किस तरह देख रही है इस डेवलपमेंट को? और इधर तो कम से कम आपने मिलजुल के ही फैसला किया, और आपकी लीडरशिप ने यह भी कहा कि सिंध में तो कम से कम ऊपर से नाम नहीं आते। जनाब देखें, जो भी वफाकी हुकूमत बनी या निगरान हुकूमत बनी या प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स बनी हुई हैं, उनके पास इतना मैंडेट है कि वो एक मैंडेटरी गवर्नमेंट होती हैं। वो अपना इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करने के लिए वो अपना रोल अदा करती हैं। जी बिल्कुल। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे इस चीज़ पे कन्विंस्ड है कि जो भी, चाहे वफाक में जो निगरान सेटअप बना है या किसी भी प्रोविंस में बना है, उनको सिर्फ इतना इख्तियार होना चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन को फॉलो करें और इलेक्शन कमीशन को फॉलो करके इलेक्शन जो करवाएं और डे टू डे अफेयर्स देखें, और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इक्वली एक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने में अपना एक रोल अदा करें। लेकिन कुछ रूमर्स और कुछ ऐसी चीजें अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं कि शायद इस निगरान सेटअप को प्रोलॉन्ग करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके लिए अपनी जिद्दोजहद करेगी। ठीक है, ये इसमें तो आपकी बात ठीक है। निगरान सेटअप मैक्सिमम ज़ाहिर है जो 3-4-6 महीने तक तो बात हो सकती है, लेकिन इससे लंबा नहीं जाना चाहिए। अवाम को फैसला कर लेना चाहिए और नई हुकूमत आके जिम्मेदारियाँ संभाले। सरदार साहब, एक चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, माशी तौर पर हम ज़ाहिर है मुश्किलात हैं। आज इसके ऊपर ब्रीफ भी दिया गया है निगरान वज़ीर-ए-आज़म को, और उन्होंने कहा कि जी जो आपके दौर में, यानी आपकी इत्तेहादी हुकूमत के दौर में सरमायाकारी सहूलत कौंसिल बनी थी, उसको, उसके दायरा इख्तियार को बढ़ाने की बातें हो रही हैं, और जो सरमायाकारी आ रही है बाहर से उसको मज़ीद फ़रोग़ दिया जा रहा है, वो तरजीहात में शामिल है। लेकिन बड़े फ़ैसले तो ज़ाहिर है निगरान वज़ीर-ए-आज़म नहीं कर सकेंगे, और चाहे निगरान वज़ीर ख़ज़ाना भी हों तो उनके पास तो इख्तियारात इतने नहीं हैं। आप एक इसके अंदर तरमीम भी की गई थी, उसके बावजूद भी तो कुछ भी हो, ये सेटअप मैक्सिमम चलने वाला तो नहीं है कि आप इसको 2-2.5-3 साल लेके जाएँ। आपको लगता है कि जनवरी-फरवरी की बातें हो रही हैं, मार्च तक आपको इलेक्शंस नज़र आ रहे हैं? देखिए, हम उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान के तमाम इदारे अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करेंगे, और कोई भी जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, निगरान सेटअप के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको किसी तरह का भी कोई प्रेशर नहीं लेना। और हम ये इस चीज़ पे उनको अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट की से भी उनको कन्विंस करेंगे, और जो भी हमारे उनके साथ कांटेक्ट होंगे प्राइम मिनिस्टर का साहब के साथ, हम उनको कन्विंस करेंगे कि आपने किसी भी इदारे का, जिस तरह 2018 में आपने देखा कि जुडिशरी का बहुत बड़ा प्रेशर था पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, इस तरह की अगर सिचुएशन होगी तो मेरे ख्याल में जो निगरान प्राइम मिनिस्टर है उनको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो अगर अपना तारीख में नाम जिंदा करना चाहते हैं, अच्छे रूप में लिखवाना चाहते हैं, तो उनको टाइमली इलेक्शन करवा के वापस अपने घर जाना चाहिए। और पाकिस्तान की जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जिसको भी मैंडेट मिले, उसके मैंडेट का एहतराम करते हुए पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसके हवाले करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि अगर किसी तरह की भी कोशिश की गई हमारे इदारों की तरफ से, जिस तरह माजी के अंदर होता रहा कि अगर इदारों की इन्फ्लुएंस होगी, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल इस चीज़ को कंडेम भी करेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके खिलाफ खड़ी होगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट भी करेंगे, ज़रा इसके खिलाफ खड़े होंगे अगर कोई डिले हुआ इलेक्शन के वजह से। सरदार साहब, एक चीज़ और, अलवी साहब ने चूँकि जब हल्फ उठाया जा रहा था, फिर उसके बाद उन्होंने कन्वेंशन सेंटर में खिताब भी कर रहे थे, उन्होंने कहा जी
कि थोड़ी सी हमें मिलजुल कर खुद दरगुजर से काम लेना होगा। और ज़ाहिर उनका इशारा यही था कि जो पॉलिटिकली इस वक्त पीटीआई को मुश्किलात का सामना है, उसमें सियासी तनाव में कमी आनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी भी आज मुतालबा कर रहे थे निगरान वज़ीर-ए-आज़म से कि आप इन इक़दाम पे जो पीडीएम हुकूमत के दौर में केसेस वगैरह चीज़ें बनी, इसके पे गौर करें। तो आपको लगता है कि कोई बेहतरी आ सकती है पॉलिटिकली? देखिए 9 मई हो चुका है और उसमें जो अफराद मुलव्विस हैं उनको तो सज़ाएँ मिलनी चाहिए, कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी आप ज़ाहिर खुद सबसे बड़ी जमहूरी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की, तो उनको तो मौका मिलना चाहिए, वो अपने निशान से जाएँ, इलेक्शन लड़ें। जो लोग कैंडिडेट उनके पास हैं नहीं हैं, लेकिन एटलीस्ट उनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए। उससे पहले सफीर फ्लोर ऑफ दी हाउस में आसिफ अली जरदारी साहब ने और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कम व बेश इसी तरह की बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर जो मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी है उसके मुताबिक पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए और पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर के साथ, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ हमें मिल के उनके साथ डायलॉग करना चाहिए। और ये डायलॉग शुरू भी हुए, आपने देखा कि एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन दोनों आपस में मिले, पीडीएम के और जो इत्तेहादी गवर्नमेंट थी उसके और तहरीक इंसाफ की। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये था कि उस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के दिमाग में शायद ये था कि मैं अकेला इस मुल्क को फतह करूंगा और नए सिरे से नया पाकिस्तान बनाऊंगा और एक ऐसा पाकिस्तान बनाऊंगा जिसमें मेरे अलावा खेलने की किसी को भी इजाजत नहीं होगी। ये इस तरह की अगर मेंटेलिटी, गंदी मेंटेलिटी लेके अगर कोई मुज़ाकरात करेगा तो वो मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं होंगे। हाँ, मैं इस चीज को सेकंड करता हूँ जो आरिफ अलवी साहब ने या शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की कि पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए और पॉलिटिकल डायलॉग पॉलिटिकल लोगों के दरमियान होना चाहिए। ठीक है। अगर शाह महमूद कुरैशी या आरिफ अलवी सोचते हैं कि हमें आर्मी चीफ के साथ या DGISI के साथ मुज़ाकरात करने हैं तो मेरे ख्याल में उस पर तो पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एतराज होगा। लेकिन अगर वो पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल फोर्सेस से बैठ के बात करना चाहते हैं तो उनका इशारा दुरुस्त है। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि 2018 की तरह उनको इदारे फैसिलिटेट करके पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करें तो ये अब तकरीबन नामुमकिन है, इसलिए कि पाकिस्तान के तमाम इदारे अपने आप को ये पॉलिटिकल शो कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम साहब वो तो अब जरा आंखों के तारे होते थे, आज कल तो नहीं है इदारे, आपको पता ही है कि मामला क्या चल रहे हैं। दूसरा, चूँकि वक्त भी कम है, मैं चाहूँगा कि कश्मीर के हवाले से आज चूँकि भारत का यौम आज़ादी है और वादी में भी और आज़ाद कश्मीर और जहाँ जहाँ कश्मीरी आबाद हैं यौम सियाह के तौर पे आज मनाया गया। सलाह साहब किस तरह देखते हैं, चूँकि हुर्रियत क़यादत की कॉल पे मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल थी, भारतीय हुकाम जो काबिज़ फ़ौजी हैं उन्होंने पूरी वादी को छावनी बनाया हुआ है, क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? और जो कश्मीरियों का अज़्म है और मुसलसल वो वहाँ पे अपनी जान का नजराना भी दे रहे हैं और भारतीय मज़ालिम के ख़िलाफ़ सीसा फलाई हुई दीवार बने हुए हैं, आज के चूँकि पूरे कश्मीरी जितने पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी आबाद हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं भारत के ख़िलाफ़। सफीर, मैं अभी देख रहा था, मैं लंदन से कोई हमारे किसी दोस्त ने हमें कोई वीडियो वहाँ भेजी थी कि आज जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर भारत के खिलाफ मुजाहरे किए गए और पाकिस्तान का जो एक स्टांस लिया गया पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के तमाम लोग चाहे हमारे इदारों के अंदर बैठे हुए हैं या हमारे पॉलिटिकल फोर्सेस के अंदर बैठे हुए हैं, सब ने ये गुड जेस्चर शो किया है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ है और कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अपनी मजबूरियां अपनी जगह पे हैं, लेकिन इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है और बिलखुसूस जो ट्राइका है, अमेरिका, रशिया और चाइना को कन्विंस करके हिंदुस्तान को प्रेशराइज करेगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो जुल्म सितम हो रहा है, जो पैलेट गन का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह लॉकडाउन लगा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर और कश्मीरियों के ऊपर जिस तरह के मजालिम ढाए जा रहे हैं, ये सब चीजों को रोकने के लिए और ट्रांसपेरेंट तरीके से एक रेफरेंडम करवाने के लिए, जिस तरह ईस्ट तैमूर में हुआ, जिस तरह हालिया स्कॉटलैंड के अंदर हुआ, इसी तरह कश्मीर के अंदर भी रेफरेंडम होना चाहिए और आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानबदाराना रेफरेंडम की सूरत में कश्मीरियों को एक आज़ादी का हक जरूर देना चाहिए कि कश्मीरी अपने रेफरेंडम के जरिए ये फैसला करें कि वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर स्टेट को वोट करते हैं। ठीक, सरदार साहब जाते जाते एक चीज़ और बताइएगा, आपने यूरोप का जिक्र किया, इसमें कोई शक नहीं कि वह भरपूर आज़ाद कश्मीर के अंदर भी आज भरपूर प्रोटेस्ट हुआ। पाकिस्तान भर में अगर हम देखें
तो कल यौम आज़ादी था पाकिस्तान का, तो कश्मीर में भरपूर तकरीबात हुई और ज़ाहिर है यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी जो कश्मीरी कम्युनिटी आबाद है और दुनिया भर में जहाँ जहाँ कश्मीरी आबाद हैं वो पाकिस्तान का यौम आज़ादी मना रहे थे। आज यौम सियाह के तौर पर जो पाकिस्तान से मैसेज जाता था उस तरह का माहौल हमें नज़र नहीं आया। ये थोड़ी सी लाताल्लुकी कह लें या कमी कह रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है कि क्यों वो जज्बा थोड़ा सा कम पड़ता जा रहा है? आज उस तरह के प्रोटेस्ट हमें ना कराची में नज़र आए, ना इस्लामाबाद में नज़र आए, ना पेशावर में नज़र आए, ना लाहौर में नज़र आए। क्या वजह है कि आज यौम सियाह था तो भरपूर तरीके से कश्मीरियों के साथ इत्तेहाद किया जाता? बिल्कुल सफ़ीर, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ। इस कमी को मैंने भी महसूस किया और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपने अपने तौर पे रोल अदा करना चाहिए था, जो अनफॉर्चुनेटली हमें नजर नहीं आया। यही शिकवे शिकायत जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं उनके पाकिस्तान के चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ हैं कि वो जिस तरह अपना आज पाकिस्तान के कल के लिए कुर्बान कर रहे हैं और पाकिस्तान के सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। और आपने देखा कि जिस तरह वहाँ पे पाकिस्तान का परचम लहराया जाता है और दिल दिल पाकिस्तान का जो तराने गाए जाते हैं, उस तरह का जेस्चर हमें कल तो बड़ा अच्छा रहा। कल पाकिस्तान के सारे फ्लैग के साथ कश्मीर के फ्लैग भी हमें देखने को मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज जिस तरह हिंदुस्तान के मजालिम और मोदी का जो शेफ सिना मेंटेलिटी है उसके खिलाफ जिस तरह पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट होना चाहिए था, यौम सियाह बनाना चाहिए था, मैं आपकी बात को 100% सेकंड करता हूँ कि मुझे भी ये कमी महसूस हुई कि आज पाकिस्तान इसमें सरदार साहब इवन मीडिया आज जी इवन मीडिया में भी कोई टॉक शोज इसके ऊपर नहीं हुए, इक्का दुक्का पीटीवी का सेगमेंट। बिल्कुल मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ। इस पे मैं अपनी लीडरशिप के साथ भी इंशाल्लाह मैं किसी भी मीटिंग में या किसी भी जगह पे मैं अपनी लीडरशिप से भी सवाल करूंगा और मैं आइंदा जब भी मीडिया के अंदर या जिस प्रोग्राम के अंदर सेमिनार के अंदर जाऊंगा, आपको पता है मैं खुल के बात करता हूँ। जो भी बात होती है मैं इंशाल्लाह इस चीज को हम उठाएंगे और पूरी दुनिया में हम ये सवाल करेंगे कि पाकिस्तान की रियासत कश्मीरियों के साथ और कश्मीर के मसले के साथ लाताल्लुकी का इजहार क्यों कर रही है। इसका सवाल कश्मीरी बिलखुसूस जो मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी हैं वो पाकिस्तान की हुकूमतों से और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतों से ज़रूर पूछेंगे। बिल्कुल ज़रूर पूछेंगे और ये सवाल बनता भी है। बहुत शुक्रिया सरदार ज़ाकिर साहब अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और ये बुनियादी सा सवाल है और ये जज्बा जो है वो पाकिस्तानियों का कश्मीरियों के लिए होना चाहिए और आज हमेशा यौम सियाह मनाया जाता है, उसमें कमी नज़र आई और वाज़ेह कमी नज़र आई। ये जज्बा उजागर करना होगा और कश्मीरियों की आवाज़ बनना पड़ेगा। K21 न्यूज़ की ये खसूसियत रही है कि वो हमेशा कश्मीर की आवाज़ बना जिस तरह वो कराची और पूरे पाकिस्तान की आवाज़ बनता है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।